नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य विषय पर लगातार डाले जा रहे वीडियो की श्रृंखला में अगला वीडियो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रीतिकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत हम महाकवि भूषण के कवित्व और उन कविताओं का हम सारांश या हम कह सकते हैं उनकी व्याख्या, इसके ऊपर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और यह वीडियो हम कह सकते हैं कि यह वीडियो BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कवि भूषण को पढ़ते हैं उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कवि भूषण के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी अवश्य पढ़ेंगे। और कवि भूषण रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और ये रीतिकाल के ही प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई हैं। कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था यह आज तक अज्ञात है, और भूषण है जो इनको उपाधि दी गई है। और यह उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के द्वारा उनको प्राप्त हुई थी, और वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे। और छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में ही उन्होंने अपना अधिकांश काव्य रचा है। इसके अलावा ये पन्ना के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी उनका बड़ा मान और सम्मान था। अब हम चर्चा करते हैं कि शिवाजी के जो कृतित्व है, उनका जो काव्य रचना है। शिवाजी के प्रमुख ग्रंथों में उन्होंने शिवाजी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इसके अलावा उनके 3 ग्रंथ और भी माने जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। जबकि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 3 हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रूप से रचना की है, और आधुनिक दृष्टिकोण में अगर उन्हें राष्ट्रीय कवि न कहकर चाहे जातीय कवि कहा जाए, परंतु उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उनकी कविता राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मानी जाएगी। उन्होंने अपने काव्य में ऐतिहासिकता का पर्याप्त पालन किया है, और रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया है। और वीर रस के अनुकूल उनकी भाषा भी अत्यंत ओजस्वी और प्रवाहपूर्ण है। महाराजा शिवाजी की प्रशंसा में लिखित एक छंद, बड़ा ही प्रसिद्ध एक छंद है, जो महाराजा शिवाजी की प्रशंसा में उन्होंने लिखा है। और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि भूषण के काव्य में जो राष्ट्रीयता है वो राष्ट्रीयता किस तरह की है। और भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज करने से पहले हमें जो राष्ट्रीयता का स्वरूप है उसे समझ लेना चाहिए। राष्ट्रीयता से हमारा तात्पर्य है संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विविध कार्यों के लिए है। इस समय कुछ विद्वान भूषण को राष्ट्रीय कवि मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसका विरोध भी करते हैं। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि भूषण राष्ट्रीय कवि है, और वर्तमान में कुछ विद्वान या साहित्य इतिहासकार ये उनका मानना है कि भूषण राष्ट्रीय कवि नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय कवि न मानने का कारण यह है कि इस समय वर्तमान समय में राष्ट्रीयता का अर्थ बदल गया है, और मध्यकाल में हिंदू धर्म की व्यापकता के कारण हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। यानी मध्यकाल तक राष्ट्रीयता की परिभाषा यह दी जाती थी कि हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीयता के मायने बदल गए हैं। वर्तमान युग में राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों की एकता द्वारा राष्ट्रीयता के क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है। अतः भूषण के काव्य में जो हमें राष्ट्रीयता की खोज, अगर हमें भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता हमें अगर देखनी है, तो उसके लिए हमें नवीन दृष्टिकोण के स्थान पर हमें मध्य युग की जो राष्ट्रीयता है उस दृष्टि से देखना चाहिए। इस दृष्टि अगर मध्य युग की दृष्टि से हम भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता खोजते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भूषण वीर रस के एक राष्ट्रीय कवि हैं और अवश्य हैं। और भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता का जो शिवाजी की वीरता को उन्होंने इस छंद में वर्णन किया, बड़ा ही सुंदर है। वो है छंद इस तरह है कि इंद्र जिमि जंभ पर, बांडव जुअंभ पर, रावण जदम्भ पर, रघुकुल राज है,
पौने वारी वाह पर शंभुरति नह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। धावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर काने जिमी कंस पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। आगे बढ़ते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि भूषण की कवित्व और उनकी व्याख्या। अपनी पाठ्य पुस्तक कोटा विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें रीतिकालीन काव्य में रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है उनमें एक कवि भूषण भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, और उनके जो कविता है और उनकी जो व्याख्या है आज हम उनके कुछ कविता हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। पहला कविता है कवि भूषण महाराजा शिवाजी की वीरता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत हैं। भूषण बनत नाद विहद नगर न के, नदी नद मद गेवरन की रलत है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल शेल उसलत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। यानी शिवाजी की वीरता का चित्रण यहाँ कवि भूषण ने बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण किया है। शिवाजी की वीरता का चित्रण करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि अपनी चतुरंगणी सेना को वीर रस में से सजाकर, यानी बड़े ही उत्साहपूर्ण परिपूर्ण कर महाराज शिवाजी युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन तलत है। यानी अपनी चतुरंगिणी सेना को वीर से सजाकर या उत्साह से परिपूर्ण करके शिवाजी युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण बनत नाद विहद नगार नगे, कवि भूषण कहते हैं कि सेना के आगे आगे बड़ी बड़ी विशाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है। नदी नद मद गेवरन के रलत है, और युवा और मत वाले हाथियों के कानों से बनने वाले मद का परिणाम इतना अधिक निकला कि रास्ते के तमाम नदी नाले मद से भर गए। यहाँ बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते हुए भूषण कहते हैं कि नदी नद मद गेवरन के रलत है। यानी जो मदमस्त और युवा हाथी हैं उनके कानों से जो बहने वाला मद है वह इतना अधिक है कि रास्ते के सभी नदी और नाले मद से भर गए हैं। एल फेल खेल भेल खल कत में गेल गेल, गजन की ठेल पेल छेल उछलत है। फिर कवि भूषण आगे ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते हुए कहते हैं कि हाथियों की काया इतनी विशाल है और उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि रास्ते संकरे लगने लग गए। मत वाले हाथियों के चलने से और उनका धक्का लगने से रास्ते के दोनों ओर जो पहाड़ खड़े हैं वे उखड़ कर गिर रहे हैं। बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वीरस का चित्रण करते हुए चित्रण का यहाँ उन्होंने कवि भूषण ने किया है। और ध्वन्यात्मक काव्य सौंदर्य भी इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल छेल उछलत है। यानी ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे भूषण शिवाजी की वीरता का चित्रण करते हुए कहते हैं, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हालत है। भूषण कहते हैं कि शिवाजी महाराज की विशाल सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि आकाश पर परत छा गई है। इस कारण से आसमान पर दमकता हुआ सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे की भांति लग रहा है। फिर चित्रण करते हैं कि जिमी थारा पर पारा पार यूं हालत है, और सेना के बोझ के कारण पूरा संसार या पूरा सागर ऐसे डोल रहा है जैसे किसी विशाल थाली में रखा हुआ पारा इधर उधर डोलता रहता है। यानी इस मनहर छंद का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ भूषण ने किया है। और अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया, और ध्वन्यात्मक सौंदर्य जैसे एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल पंक्तियों में देखने को मिलता है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत, चिमी थारा पर पारा पारा वारियों हालत है। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है और नदी नद मद गेवरन के रलत है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि भूषण ने किया है। और अगला कविता पढ़ते हैं। ये उनका बड़ा ही प्रसिद्ध कविता है जो आपने इससे पिछली कक्षाओं में 11th में 12th में कक्षा 9-10 में भी पढ़ा होगा। ऊंचे घोर
हाँ, यानी थोड़ा सा कविता है तो उसको हम लय के साथ भी पढ़ सकते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल यंग, भूषण शिथिल यंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नग्न जड़ाती तेवे नग्न जड़ाती है। यानी युद्ध की स्थिति का के बाद का चित्रण यहाँ कवि भूषण ने किया है। कवि भूषण कहते हैं कि महाराजा शिवाजी ने जब मुगलों के ऊपर आक्रमण करके उनके दुर्गों को अपने अधिकार में ले लिया, उसके बाद की स्थिति का चित्रण किया है। कवि भूषण कहते हैं कि युद्ध काल से पहले जो मुगलों की रानियां ऊंची घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंची घोर मंदिर के अंदर रहती है। इन युद्ध काल से पहले जब शिवाजी ने मुगलों की किलों को, उनके दुर्गों का अधीन नहीं किया था, तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यानी ऊंचे ऊंचे महलों के, यानी यमक अलंकार का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ कवि भूषण ने किया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली स्त्रियाँ, ऊंचे घोर, अब ऊंचे ऊंचे गुफाओं में उनको रहने के लिए वह विवश है। यानी पर्वतों के ऊपर, मंदिर गुफा भी हो जाएगा, पर्वतों के ऊपर रहने के लिए विवश है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, यानी पहले युद्ध काल से पहले कंदमूल राजघराने में खाने के प्रयोग में लाए जाने वाले बड़े फल फूल जायकेदार कंदमूल, इनका वह भोग करते थे। लेकिन शिवाजी ने आक्रमण किया, उन दुर्गों को अपने अधिकार में ले लिया और उन रानियों को, उनके मुगलों को दुर्ग छोड़कर जाना पड़ा। तब कंदमूल भोग करे, तब उनको जंगलों के जो जड़ें हैं, जो कंदमूल है, वह खाकर अपना जीवन व्यापन करना पड़ रहा है। फिर भूषण कहते हैं तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती। वो कहते हैं कि पहले दिन में 3 बार वह जब राजमहलों में रहती तो दिन में 3 बार भोजन करती थी, और लेकिन अब शिवाजी ने आक्रमण करने के बाद वो दिन में सिर्फ जंगल में झाड़ियों में मिलने वाले 3 बोर खाकर उन्हें समय व्यतीत करना पड़ता है। भूषण, कवि भूषण कहते हैं भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, जिनके भूषण शिथिल अंग, यानी पहले उनके शरीर आभूषणों से थे, बड़े शिथिल और मुलायम शरीर आभूषणों से ढके हुए रहते थे। भूषण शिथिल अंग, अब कवि भूषण कहते हैं कि उनकी अब भूषण अंग, यानी भूख से उनके अंग पूरे के पूरे शिथिल हो चुके हैं, उनके अंग ढीले पड़ चुके हैं, अंग से उनके शिथिल हो चुके हैं। बीजन डुलाती थी वे बीजन डुलाती, पहले दाह से उनके आगे पंखे डुलाती थी और अब उन्हें विजन यानी सोने जगह में डोलना पड़ रहा है, सोने पर निर्जन स्थानों पर घुमक्कड़ जीवन जीना व्यतीत करना पड़ रहा है। कवि भूषण आगे कहते हैं कि भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नग्न जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती है। कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी के डर से जो नग्न जड़ाती थी, जो रानियां नग्न जड़ाती थी, यानी नगों से जड़े हुए गहने पहनती थी, नगों से जड़े हुए वस्त्र पहनती थी, वे नग्न जड़ाती, यानी सर्दी के मौसम में भी वे क्या है कि उन्हें नंगे पांव घूमने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में वीर रस का सुंदर काव्य लिखने के कारण हिंदी साहित्य में वीर भूषण का बड़ा ही विशिष्ट और उच्च स्थान है। आज हम 2 ही भूषण के कविता पढ़ेंगे, उनके 2 ही कविताओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि लगातार अगर हम वीडियो का जो आकार है वह काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को एक दिन में बड़े आकार की वीडियो देखने में या उनको समझने में, अध्ययन करने में भी समस्या आती है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, और इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसका अध्ययन करें, और निश्चित रूप से ही आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए और उनका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शिवाजी के आपको ये बताना है कि शिवाजी के प्रमुख 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, और शिवाजी के प्रश्न नंबर 2 यह है कि शिवाजी के काव्य में राष्ट्रीयता, और प्रश्न नंबर 3 यह है कि शिवाजी का काव्य का कला पक्ष एवं भाव पक्ष। ये 3 प्रश्नों का उत्तर आप अगर शॉर्ट रूप में लिखने चाहिए या विस्तृत रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।